नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं ताइवान पर तनाव। चीन की तमाम चेतावनियों को नजरअंदाज कर अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया और इस दौरान चीन की विमान ताइवान की सीमा में घुसे और उसके आसमान के आसपास वो मंडराते रहे। यही नहीं, गुस्साए चीन ने अमेरिकी राजदूत को तलब कर इस हरकत पर ऐतराज भी जाहिर किया। साफ है कि अमेरिका और चीन के बीच संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और ताइवान दोनों के बीच में झगड़े की जड़ बन गया है। हालांकि इस बीच एक सवाल यह भी उठता है कि क्या यूक्रेन की तरह ताइवान को भी चीन से जंग में अकेला छोड़कर अमेरिका निकल जाएगा। यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले भी अमेरिका की ओर से कई वादे किए गए, लेकिन युद्ध होने की स्थिति में उसने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने से इतर कोई और कदम नहीं उठा पाए। तो क्या ऐसे में ताइवान को अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए? और चीन ने बीते कुछ दशकों में कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक इंडस्ट्री जैसे उद्योगों के लिए विकास की एक नई कहानी लिखी है, जिसमें अमेरिका के साथ उसके कारोबारी संबंध और यूरोपीय देशों में होने वाले निर्यात का एक बड़ा योगदान है। युद्ध में स्थिति में अमेरिका और उसके सहयोग देश की इस कमजोर नस को दबा सकते हैं, जिससे निपटना उसके लिए मुश्किल होगा। रूस की इकोनॉमी में बड़ी हिस्सेदारी तेल और गैस की सप्लाई पर की गई है, जिसे उसे भारत जैसे देशों की मदद से संभाल लिया गया है। लेकिन चीन के साथ ऐसा होने की स्थिति में उसका संभलना और कठिन होगा। तो क्या चीन युद्ध के लिए तैयार होगा? आज इसी कार्यक्रम में हम इन्हीं विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। तो ताइवान पर तनाव लगातार जारी है। क्या चीन ताइवान पर हमला करेगा? क्या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है? इन्हीं सब सवालों के बीच में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ दो मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल हमारे साथ में, रिटायर्ड GS सोढ़ी जी हमारे साथ में है और रक्षा विशेषज्ञ शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ में है। आप दोनों का ही सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले कर्नल साहब, आप ही से सवाल जो है मैं करना चाहती हूँ कि क्या ये जो जितनी भी चीजें अभी तक यहाँ पर हुई हैं, तो इसे क्या समझा जाए? क्या चीन ताइवान पर हमला करेगा? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। मेरा सबसे पहले अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी को सलाम कि उन्होंने इतना हिम्मत करके वो ताइवान गई है, जबकि चीन ने डराने के लिए, धमकाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। नैन्सी पेलोसी का ताइवान जाना ये पूरे विश्व के लिए दो मुख्य संदेश देता है। पहला संदेश ये देता है कि अमेरिका की जो छवि खराब हो गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रूस यूक्रेन युद्ध में, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को आश्वासन देने के बावजूद अपने सैनिक नहीं भेजे, जिसकी वजह से यूक्रेन में काफी नुकसान हुआ। तो जो अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि खराब हो गई थी, ये ठीक हो चुकी है और अमेरिका दोबारा सुपर पावर के हैसियत पे आ गया। क्योंकि अगर अमेरिका चीन के दबाव में आकर नैन्सी पेलोसी यात्रा को अमेरिका को दोबारा मुंह पे खानी पड़ती, जैसे यूक्रेन रूस युद्ध में। दूसरा जो संदेश पूरे विश्व को गया है नैन्सी पेलोसी की यात्रा से, वो ये है कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और अगर चीन ने ताइवान पे कोई भी सैनिक कार्रवाई की तो अमेरिका चीन को एक करारा और कठोर जवाब देगा। मैं बस आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा कि चीन और ताइवान के बीच पिछले 60 सालों में 3 बार जंग हो चुकी है, जिसे कहते हैं फर्स्ट ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस, सेकेंड ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस और थर्ड ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस। जो पहला ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस था वो 1954-55 में हुआ था, जिसमें चीन और ताइवान दोनों के सैनिक मारे गए थे। दूसरा ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस 1958 में हुआ था, उसमें भी चीन और ताइवान के सैनिक मारे गए थे। और तीसरा ताइवान क्राइसिस 95-96 में हुआ था, उसमें फिजिकली युद्ध नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका ने अपने युद्धपोत और फाइटर जेट भेज दिए थे। तो तीनों ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस में अगर युद्ध खत्म हुआ या युद्ध शुरू नहीं हुआ, वो सिर्फ अमेरिका की वजह से था। और अब नैन्सी पेलोसी का ताइवान जाना ये चीन को एक कठोर और स्पष्ट संदेश है कि अगर उसने ताइवान के ऊपर अपनी आंख उठाई तो अमेरिका पूरी मदद करेगा ताइवान को बचाने के लिए।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही और भी सवाल हैं जिनके जवाब हम आपसे लेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ शैलेंद्र सिंह जी हैं। शैलेंद्र जी, जितनी भी चीज़ें अभी तक यहाँ पर हुई हैं और अगर इस मुद्दे को देखें तो कहीं ना कहीं चीन ने भी अपना युद्धाभ्यास जो है वो शुरू कर दिया है, तो क्या इसे तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कह सकते हैं? देखिए, हमें 2-3 बातों के ऊपर बड़ा स्ट्रैटेजिकली देखना चाहिए, और स्ट्रैटेजिक वर्ड में इस्तेमाल करता हूं जिसका बड़ा इफेक्ट हो, बड़ी चीज पर इफेक्ट हो, और मेरे लिए स्ट्रैटेजिक इफेक्ट होगा कि पूरे दुनिया पर इफेक्ट जी। ऐसा समझा जाता है, ऐसा देखा गया है, ऐसा हिस्ट्री बताती है कि कभी भी किन्हीं दो बड़े देशों में अगर कोई लड़ाई हुई है तो उसकी स्टेजेस रही हैं कि पहले आपस में एक दूसरे की बुराई, जब आप उससे और नीचे गिरते हैं तो आप एक दूसरे के खिलाफ देते हैं भाषण, आपका जो मीडिया है उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो एग्रेसिव हो जाता है जी। उसके बाद आ जाता है डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी में भी एक स्टेज आती है कि डिप्लोमेसी एग्रेशन होता है। मुझे लगता है चीन और यूएस के बीच में डिप्लोमेटिक एग्रेशन वाली स्टेज इस समय चल रही है, जो कि लास्ट स्टेज है, और इसके बाद सिर्फ जो ऑप्शन बचता है वो है मिलिट्री ऑप्शन, तो यस आप एक दूसरे के साथ एंगेज होते हैं। अब जहां तक आपने युद्धाभ्यास की बात करी है, और उससे पहले मैं ये भी कह दूं कि चाइना और यूएस एक डेंजरस सिचुएशन पर आ गए हैं कि जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी उनकी फेल हो रही है, एक दूसरे को रोक नहीं पा रही, कंट्रोल नहीं कर पा रही, थ्रेटन नहीं कर पा रही, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी हार है उन दोनों देशों की। साथ ही साथ ये बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि अगर कोई इस वॉर को रोके हुआ है तो वो सिर्फ 2 रीजन है। एक इकोनॉमिक रीजन, दोनों ही यूएस और चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने सुप्रीम हैं, इतने इंटरमिंगल्ड हैं कि ये एक्चुअली वॉर नहीं चाहेंगे, ठीक है? ये वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते, पूरी दुनिया नहीं कर सकती वैसे तो, लेकिन इनका जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट। और दूसरी चीज जो रोके हुआ है वो है न्यूक्लियर वॉर, जो अपने आप में सबसे बड़ा खौफ, सबसे बड़ी रोक, सबसे बड़ा डिटरेंस है। आपके सवाल पर आता हूं कि युद्धाभ्यास क्या होता है। अगर हम देख रहे हो पिछले 2 महीने में चाइना ने कम से कम नहीं तो 12 बार युद्धाभ्यास कर लिया। युद्धाभ्यास का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप दूसरी कंट्री के बॉर्डर के इतने पास जाकर एक अभ्यास करते हैं कि उस अभ्यास को अगर आपको टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इमीडिएटली वॉर में कन्वर्ट करेंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण है रूस यूक्रेन। युद्धाभ्यास कर रहा था, उसने एक छोटा सा ऑपरेशन डाइवर्ट कर दिया कि लीजिए जी मैं तो यहाँ एक ऑपरेशन के लिए आया हूँ, मैं तो लड़ाई कर ही नहीं रहा, आज तक वो नहीं मान रहा। ये तो अब सब लोगों को मानना पड़ रहा है। आखिरी सवाल आपका जो कर्नल साहब को दिया था आपने, मैं उनसे गुजारिश करूंगा सर एक बार जरा कंसिडर कीजिए, यूएस अगर किसी के साथ खड़ा है तो बैठने में क्या प्रॉब्लम है भाई, बूट्स ऑन ग्राउंड लाने में क्या प्रॉब्लम है। आपकी एक तरफ पॉलिसी यूएस की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड, हम किसी दूसरे देश में नहीं जाएंगे। वेरी गुड, आपने अपने आप को क्लियर किया। लेकिन मुझे ये बताइए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि जब आप दूसरे देश में जाएंगे ही नहीं तो आप मेरे साथ खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, फायदा क्या है भाई। आपने यूक्रेन को भी अब तक एग्रेसिव वेपनरी क्यों नहीं दी? चलिए आपने ताइवान को दे भी दी, कितनी दे दी? आपको लग रहा है कि आपने अपना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर शिप आपने दे दिया उनको? आपने उसे सिर्फ मूव किया है। इसको बोलते हैं हम स्ट्रैटेजिक पोस्चरिंग, कि आप अपने आप को चाइना के और ताइवान के इतने करीब ले जाकर अपनी फोर्सेस रखते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में कि अगर जरूरत पड़ी तो हम कर लेंगे। भाई नैन्सी मैडम, अगर आप इतनी ही बोल्ड थी तो आपको 24 एयरक्राफ्ट का एस्कॉर्ट क्यों चाहिए था? क्यों आपको एक आर्मी एयरक्राफ्ट जेट लेकर आया? क्योंकि आप थ्रेटन्ड थी, आप उसका प्रिकॉशन ले रही थी। बहुत समझदारी की बात है, बट एट द सेम टाइम आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये खौफ जरूर था, और ये खौफ आपने चाइना में भी डालना था कि देखिए जी 24 एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट का एस्कॉर्ट साथ चल रहा है, अगर आपने बदमाशी करनी है तो जनाब हम भी बिल्कुल तैयारी के साथ आए। दैट मीन्स एक एक्सीडेंटल फायर कैन ऑल्सो ट्रिगर अ वॉर नाउ। ये दोनों कंट्रीज पूरे
दुनिया को एक उस लेवल पर ले जा रहे हैं कि एक छोटी सी भूल एक बहुत बड़ी वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। सोढ़ी साहब क्या कहेंगे आप? सोढ़ी सर, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, पहले नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। बिल्कुल। शैलेंद्र सर ने बहुत सारी आपसे कुछ बातें कही हैं, क्या कहेंगे आप उसको लेकर? अंशुल जी, मैं ये कहूंगा कि अमेरिका जो देश है वो हर चीज को, हर इंसिडेंट को वो अपने मतलब से देखता है, अब व्यापार के नजरिए से देखता है। अब अमेरिका ताइवान के ऊपर चीन का कब्जा कभी नहीं होने देगा। उसका मुख्य कारण ये है, ताइवान को जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसलिए कहते हैं कि अगर चीन ने ताइवान पे कब्जा कर लिया तो चीन के पास हिंद प्रशांत इलाके में पूरा रास्ता खुल जाएगा, जो कि अमेरिका की सिक्योरिटी और शिपिंग के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए अमेरिका कभी चीन को ताइवान पे कब्जा नहीं करने देगा। तभी कई सालों से अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में और जापान में अपने सैनिक अड्डे बना रखे हैं कि यदि चीन ताइवान पे हमला करता है तो तुरंत ताइवान की मदद के लिए वो युद्धपोत और फाइटर जेट भेज सके। तो ताइवान अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कल शैलेंद्र साहब के साथ बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि अमेरिका ने अगर किसके साथ खड़ा है तो उसको सैनिक मदद भी देनी जरूरी है। जैसे हम रूस यूक्रेन युद्ध में देख रहे हैं, अगर अमेरिका ने यूक्रेन को आश्वासन दिया था तो जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका को अपने सैनिक भेजने चाहिए थे, लेकिन अमेरिका ने वो बहुत बड़ी गलती की जिसकी वजह से आज यूक्रेन भुगत रहा है। लेकिन ऐसी गलती अमेरिका ताइवान के साथ नहीं होने देगा, क्योंकि ताइवान अमेरिका के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो इसे कैसे देखें, ये ताइवान अगर देखें, अमेरिका ताइवान का साथ देगा या फिर उसके साथ भी धोखा करेगा? नहीं अंशुल जी, अमेरिका ताइवान को धोखा नहीं देगा, क्योंकि ताइवान को धोखा इसलिए नहीं देखा कि अगर चीन ने ताइवान पे कब्जा कर लिया तो पूरा हिंद प्रशांत जो इलाका है वो चीन का उसके ऊपर नियंत्रण आ जाएगा, जो कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। और अमेरिका ने गलती तो की है, ब्लंडर तो किया है यूक्रेन युद्ध में, ये चीज ये दोहराएगा नहीं, क्योंकि तब उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत खराब हो गई थी कि उसने सुपर पावर होते हुए उसने यूक्रेन की मदद नहीं की। लेकिन अब वो दोबारा ये नहीं करेगा। ताइवान उसके लिए एक और लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताइवान सेमीकंडक्टर का मेन प्रोड्यूसर है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने एक नया गठबंधन का ऐलान किया जिसे चिप 4 कहते हैं, जिसमें 4 देश होंगे जो कि सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे। अमेरिका, जापान, ताइवान, और उसने दक्षिण कोरिया को भी आमंत्रित किया, लेकिन अभी दक्षिण कोरिया ने अपनी रजामंदी नहीं दी है। तो उस अलायंस का नाम है चिप 4। तो ताइवान अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अमेरिका किसी हालत पे चीन का कब्जा ताइवान पे नहीं होने देगा। बिल्कुल। शैलेंद्र सर, एक सवाल मेरा आपसे है कि चीन अमेरिका की लड़ाई से भारत को क्या मिलेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर चीजें हो रही हैं इसमें भारत का क्या नुकसान है या भारत के साथ में क्या हो सकता है? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक छोटा सा कमेंट देना चाहूंगा ऑन दी अमेरिका सपोर्ट टू ताइवान। जी। अमेरिका पाकिस्तान के साथ 85 साल खड़ा रहा, हुआ क्या? हाँ। जब जरूरत पड़ी छोड़कर चल पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है इसलिए आप गलती कर गए। आप अफगानिस्तान में 20 साल आराम से बैठे रहे, अपने आप को वर्ल्ड का लीडर बताते रहे। जिस दिन आपको सडनली सूट करने लगा आप उसको छोड़कर ऐसे हालत में गए कि अपने वेपन्स भी छोड़ गए। फिर टेररिज्म, आप मेरे वेपन्स के ऊपर और प्रॉस्पर करिए। मैं आपको यूएस का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं, जो कर्नल साहब ने बड़े अच्छे से बताया कि वो बड़ा सेल्फिश कंट्री है। बिल्कुल। कोई ऐसी जगह बता दीजिए, चलिए एक यूक्रेन युद्ध ले लेते हैं। पूरा यूरोप और अमेरिका कितना डिपेंडेंट है यूक्रेन की गैस पर, किसको नहीं पता? किसको नहीं पता कि यूरोप का ऑफिशियल डिक्लेरेशन है कि बाय द ईयर एंड ऑफ 2022 हम अपनी ऑयल की सप्लाई रशिया से कट करेंगे। क्यों भाई, तेरे को 1 साल क्यों चाहिए? तू तो स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तू तो स्ट्रॉन्ग यूरोपियन यूनियन है। बिल्कुल।
तेरे को चाहिए 9 महीने कंट्रोल करने के लिए कि मैं इसको कम करूंगा, बंद नहीं करूंगा। और इंडिया, तुम अगर 3 महीने ले रहे हो तो तुमने तो बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। यू शुड रिकंसिडर। देखिए, ये जो डबल स्टैंडर्ड है, मुझे इसका डर है। और वहीं पर मेरा सवाल आ जाता है, आपका सवाल, कि इंडिया बिल्कुल को क्या सीख लेनी चाहिए। इंडिया को डेफिनेटली सीख लेनी चाहिए। पहली बात, पूरी दुनिया में अनटिल अनलेस यू आर अ इकोनॉमिक पावर, आप ना तो लड़ाई लड़ पाएंगे, ना अफोर्ड कर पाएंगे, और ना ही दुनिया की रिस्पेक्ट अर्न कर पाएंगे। आज अगर चाइना के खिलाफ 23 कंट्री रो रहे हैं कि उनका बॉर्डर डिस्प्यूट है, आपका यूरोपियन यूनियन उसे क्रिटिसाइज कर रहा है, आपका यूएसए अपने आप को वर्ल्ड नंबर 1 बताकर उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो लड़ाई क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये सब झुके हुए हैं उसकी इकोनॉमिक पावर पर। बिल्कुल। इन सब कंट्रीज के इंक्लूडिंग मैं भारत को इंक्लूड करता हूँ, इसमें बुराई कोई नहीं है। सच्चाई का सामना हमें करना आना चाहिए। भारत भी आज चाइना के साथ लड़ाई क्यों नहीं कर सकता? कितनी देर लगती है? अगर हमारे में ये जज्बा है कि हम गलवान कर सकते हैं, बिल्कुल, तो वो 12-14 किलोमीटर और क्या है जिनको हम नहीं हटा पाते? बिल्कुल, क्योंकि हमारा भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। सीधी बात, हमने पूरी की पूरी पहाड़ियां खाली कर दी, कैलाश रेंज, सिर्फ इसलिए कि वो पेंगोंगसो से हट जाएं। लेकिन वो पेंगोंगसो से हटने के लिए राजी क्यों हुए? ये आप चाइना का कैरेक्टर देखिए। क्योंकि जहां उनका स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल एम कंप्रोमाइज मांग रहा था, तो उन्होंने इमीडिएटली विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कैलाश रेंज अगर भारत के कब्जे में है तो मेरा पूरा का पूरा मोल्डो रीजन कंप्रोमाइज हो जाता है। बिल्कुल। सो इस वजह से भारत को ये लेसन लेना चाहिए कि अनटिल अनलेस आप इकोनॉमिक जाइंट हैं, द वर्ल्ड विल नेवर रिस्पेक्ट यू, यू विल नेवर बी एबल टू अफोर्ड अ वॉर। दूसरी बड़ी बात, जब तक आप हथियार अपने आप नहीं बना पाएंगे, चाहे आपको 10 साल और लगे, अगेन, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है बाहर की जो दूसरे दुश्मन देश को नहीं पता? बिल्कुल। आज की तारीख में आपको यूएस बोल रहा है कि मैं F-35 दे दूंगा, F-22 दे दूंगा, तो पाकिस्तान पागल है? उसको F-16 की नॉलेज नहीं है? उसको नहीं पता कि उसमें क्या अपग्रेड होते हैं? चाइना को नहीं पता? देखिए, अपना सेल्फ रिलायंस आपका बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस, पिलर होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि आर्मी इज ऑल्सो नाउ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, समथिंग लाइक जुडिशरी। सिमिलरली, जब इंटरनेशनल रिलेशंस में आप आए, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होना अपने आप में काफी नहीं है। इस समय ताइवान के पास कोई कम एयर डिफेंस नहीं है, बहुत तगड़ी एयर डिफेंस है। हर किलोमीटर पर वो आपको रोक सकता है, लेकिन कब तक रोक सकता है वो डिपेंड करेगा, ये सब आपका अपना है कि नहीं। बिल्कुल, सीधी बात है। बिल्कुल। सोनी सर, आप क्या कहेंगे, चीन अमेरिका की लड़ाई से भारत को आखिर क्या मिलेगा? चीन अमेरिका की लड़ाई पहली बात होगी नहीं, क्योंकि चीन में वो अब ताकत नहीं रही। हाँ, अगर नैन्सी पेलोसी चीन के दबाव में अपनी यात्रा रद्द कर देती तो चीन को और कॉन्फिडेंस मिल जाता और चीन ने आने वाले वक्त में ताइवान पे जरूर हमला करना था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 जनवरी 2019 को चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने ऐलान किया था, किसी हालत में हम 2050 से पहले ताइवान पे आक्रमण करके ताइवान को अपने देश में शामिल कर लेंगे। लेकिन अगर नैन्सी पेलोसी अपनी यात्रा रद्द करती तो डेफिनेटली चीन ने आने वाले वक्त में ताइवान पे हमला बोलना था। इनफैक्ट जो दो साल कहे जा रहे हैं जहां पे चीन हमला कर सकता है ताइवान पे, वो है 2027 और 2032, क्योंकि उस टाइम पे चीन के अगले इलेक्शन ड्यू होंगे। जो इस बार इलेक्शन है उसमें तो जी जिनपिंग जीत जाएगा आराम से, लेकिन उसको प्रॉब्लम आएगी 2027 या 32 के इलेक्शन में, और तब वो ये कार्रवाई करेगा अपनी छवि चीन में एक बहुत ही बहादुर लीडर के लिए। तो चीन और अमेरिका की लड़ाई तो नहीं होगी, और नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद तो और भी स्पष्ट हो गया है। हाँ, जरूर चीन ताइवान को तंग करता रहेगा, जैसे उसने आर्थिक सैंक्शन लगा दी, उसने कहा कि हम तुम्हें रेत नहीं देंगे। उसने वो अभी कल से 4 दिन की एक्सरसाइज कर रहा है ताइवान के पास में 5 लोकेशन पे। तो ऐसे चीन ताइवान को तंग करता रहेगा। जहां तक भारत की बात है, भारत को एक चीज समझनी होगी, और इस पे हम काम भी कर रहे हैं, कि चीन हमारा दुश्मन है। चीन चाहे कुछ भी कह ले,
चीन और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जिन पे हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी हमें वक्त मिल रहा है, भारत अपना चीन के बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। जैसे मीडिया में भी रिपोर्ट्स आई कुछ टाइम पहले कि भारतीय सेना ने कुछ फॉर्मेशन मूव किए हैं चाइनीज बॉर्डर पे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये दिखाती हैं कि भारत चीन को लाइटली नहीं ले रहा है, और जो उसके पास वक्त है अभी वो अपने सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बीफ अप कर रहा है, ताकि अगर चीन कोई मिस एडवेंचर करे तो भारत उसको करारा जवाब दे। जैसे उसने गलवान में मुंह तोड़ जवाब दिया था, आगे भी भारतीय सेना चीन को एक मुंह तोड़ जवाब देगी। बिल्कुल। तो बिल्कुल शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शैलेंद्र जी। सर मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप एक और बात मेरी कंसिडर करिए। चीन और पाकिस्तान पर हमें पूरा भरोसा होना चाहिए, 100% भरोसा होना चाहिए कि ये दोनों के दोनों हमेशा गद्दारी करेंगे, ये दोनों के दोनों हमेशा खुराफात करेंगे, ये दोनों के दोनों कभी भी हमारे साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। चाहे आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब को पाकिस्तान भेजिए, चाहे आप जिनपिंग को झूला झुलाइए, चाहे जो मर्जी आए करिए। अब पहली बार इंडिया ने रियलाइज किया है कि हमें पूरा भरोसा है कि ये मक्कार देश हैं, ये झूठे देश हैं, इनके पास किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू सिर्फ हम दे रहे हैं, ये वन वे है। ये जितने एग्रीमेंट्स हमने चीन के साथ करे हैं, पीस अकॉर्ड करे हैं, एक दूसरे के ऊपर बमबारी नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ करे हैं, डीजीएमओ के साथ हमने हॉटलाइन लगा ली है, ये सब मेरे भरोसे का रिजल्ट है। क्योंकि अब मुझे मालूम है कि इसके बावजूद मैं गलवान से अपनी फौज नहीं हटाऊंगा, मैं पाकिस्तान से जब तक बात नहीं करूंगा जब तक मेरा मन नहीं करता। भाई 70 साल मैं कोशिश करता रहा एज इंडिया कि मैं आपके ऊपर भरोसा करूं या नहीं करूं। आज मैं आप सबसे अपील करता हूं, 100% भरोसा करिए मेरी बात पर कि पाकिस्तान और चाइना आर दी मोस्ट रिलायबल एनिमी। ये मेरे बिल्कुल टाइम टेस्टेड एनिमी। बिल्कुल, बहुत ही कहीं ना कहीं देखें, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड अगर देखें चीन का भी और पाकिस्तान का भी, तो बिल्कुल यही निकल कर सामने आया है कि उन पर इस तरीके का भरोसा तो किया जा सकता है कि हमेशा गद्दारी करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। सोनी सर, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके की चीज़ें अभी तक हुई है, युद्धाभ्यास शुरू कर दिया गया है, अब युद्ध होगा या नहीं होगा ये तो खैर आने वाली बात है, लेकिन इससे क्या ये माना जा सकता है कि क्या चीन के आर्थिक पतन की शुरुआत हो चुकी है? जी देखिए, चीन की जो फ्रस्ट्रेशन है वो तो दिख रही है। जैसे वो बयान दे रहा है, जैसे उसने कल रात को 21 फाइटर जेट ताइवानीज एयर स्पेस में भेजे, जैसे उसने सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए, जैसे उसने इमीडिएटली कहा कि हम 4 दिन का सैनिक अभ्यास करेंगे ताइवान द्वीप के 5 जगह के पास में। तो ये सारी चीजें जो चीन का फ्रस्ट्रेशन दिखा रही हैं, लेकिन ये थोड़े वक्त के बाद ये बिल्कुल विंपर डाउन कर जाएंगी, बिल्कुल शांत हो जाएंगी, क्योंकि चीन को पता है कि वो अमेरिका के साथ टकराव नहीं ले सकता है, और अमेरिका को पता है कि ताइवान उसके लिए इतना अहम और महत्वपूर्ण है कि वो ताइवान को चीन पे कब्जा नहीं होने देगा। तो ये थोड़े दिन की, थोड़े हफ्ते की बात है जब चीन थोड़े हंगामा करेगा, शोर शराबा करेगा, उसका वो भी शांत हो जाएगा। क्योंकि जो चीन का दशकों पुराना सपना था ताइवान पे कब्जा करने का, अब वो सपना कभी साकार नहीं हो सकता, कभी पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। अगर चीन की नौसेना और एयरफोर्स की बात करें तो क्या अमेरिका के मुकाबले वो पीछे हैं? जहां तक उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो सबसे अहम है कि अमेरिका के पास 5,500 परमाणु हथियार हैं और चीन के पास सिर्फ 350 हैं। तो अमेरिका का रूस के साथ एक लड़ाई में नहीं घुसने का मेन कारण था कि रूस के पास अमेरिका से ज्यादा परमाणु हथियार थे। रूस के पास 6,250 परमाणु हथियार हैं। तो लेकिन वो जो बैलेंस है यहाँ पे चीन और अमेरिका में, वो अमेरिका की तरफ बहुत स्ट्रांग है। तो जहां तक नौसेना की बात है अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चीन के पास सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो चीन और अमेरिका का मुकाबला इतना नहीं है, क्योंकि अमेरिका बहुत आगे है। दूसरी बात जहां तक है ताइवान की, ताइवान छोटा देश जरूर है, उसकी सेना नौसेना छोटी जरूर है, लेकिन उसकी सेना नौसेना बहुत मोटिवेटेड है। और हमने यूक्रेन युद्ध में भी देखा
कि जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो रूस को लगा कि हम 7-10 दिन के अंदर यूक्रेन पे कब्जा कर लेंगे। इनफैक्ट उनके जवानों ने सेरेमोनियल ड्रेस भी लेके गए कि 7-10 दिन के अंदर तो हम विक्ट्री परेड करेंगे। लेकिन जिस देश पे हमला होता है उस देश के जो लोग होते हैं, अगर एक असैनिक आदमी, एक सिविलियन डिसाइड कर ले कि मैंने अपने देश को बचाना है, तो वो अपनी जान की बाजी लगा देता है, जैसे हमने यूक्रेन में देखा है, जैसे हमने वियतनाम में देखा है। यूक्रेन इसका उदाहरण है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। शलन सर, समय की कमी है लेकिन अंतिम टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे, 30 सेकंड है हमारे पास। ये कह पाऊंगा कि यस, सिचुएशन इज डेंजरस। ये जो युद्ध अभ्यास को हम बड़े छोटे तरीके से लेते हैं, चाइना भी सिर्फ युद्ध अभ्यास कर रहा था इंडिया को इन्फॉर्म करके ऑफिशियली कि हम एक ब्रिगेड साइज फोर्स के साथ हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में अब युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। आपने रिजल्ट देख लिया, इट टुक देम नो टाइम, सिंपल बात। सो युद्ध अभ्यास को हमें सीरियसली लेना चाहिए, कहीं पर भी हो रहा हो, क्योंकि वो कभी भी टर्न कर सकता है। जहां तक लड़ाई की बात है, यस आई एग्री, लड़ाई कौन चाहता है, कौन अफोर्ड कर सकता है? अगर यूएस और चाइना जैसे टॉप इकोनॉमिक कंट्रीज अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल, तो आप सोच सकते हैं कि क्या रिजल्ट है। बिल्कुल, पूरी दुनिया के लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन मे बी फॉर चाइना, बट इट इज लूज लूज सिचुएशन फॉर दी वर्ल्ड। चाहे वो 5000 न्यूक्लियर बॉम्ब हो, चाहे 300 न्यूक्लियर बॉम्ब, कभी 5000 इस्तेमाल नहीं होंगे, कभी 300 इस्तेमाल नहीं होंगे। वो एक अकेला मेरी इस पूरी दुनिया को और मेरे भारत को इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आप दोनों ने यहाँ पर कही है और इस मुद्दे पर अपना मूल्य समय निकालकर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद। तो चीन की तमाम चेतावनियों को नजरअंदाज करके अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया है। अब ये दौरा यहाँ पर किया गया है, लेकिन ताइवान पर कहीं ना कहीं तनाव भी देखने को मिल रहा है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारत को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत ने अपने दिमाग से नहीं काम लिया या भारत ने अभी भी सीख नहीं ली है, क्योंकि अमेरिका की भी अगर जिस तरीके से पूरे विश्लेषण जो है वो निकल कर ये आया है कि अमेरिका जिसके साथ खड़ा रहा है, टाइम आने पर अमेरिका उसे छोड़कर चला गया है, तो भारत को कहीं ना कहीं इस चीज से सीख लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।